नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज दिल्ली को किसने गैस चेंबर बना दिया? कांग्रेस के कटाक्ष पर चुनाव आयोग का निष्पक्ष जवाब क्या है? मोरबी कांड में ममता बनर्जी ने एंट्री क्यों मारी और पाकिस्तान में इमरान खान पर किसने गोलियां बरसाई? ब्रेकिंग न्यूज से ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि वो कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेकर रहेंगे। यह अमेरिका को सीधी धमकी है। पिछले कुछ महीनों से लगातार ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। इस बीच इतनी बड़ी धमकी अमेरिका को देना एक बहुत बड़ा संकेत है। इसे एक दिन पहले भी सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि ईरान की तरफ से बहुत बड़े हमले की तैयारी कर ली गई है, जिसका मतलब यह है कि यूक्रेन में चल रही जंग के बीच एक और संग्राम छिड़ने की जमीन तैयार हो चुकी है। यूक्रेन जंग में ईरान खुलकर रूस का साथ दे रहा है। यानी अगर ईरान ने कोई नई जंग शुरू की तो वो जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी, जिसकी सीधी धमकी इस बार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने दी है। उन्होंने अमेरिका को साफ कहा है कि कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया जाएगा। कासिम सुलेमानी की मौत का जिक्र पिछले 15 दिन में कई बार हो चुका है। केवल ईरान ही नहीं बल्कि पुतिन भी कासिम की हत्या का जिक्र कर चुके हैं। पुतिन ने कासिम सुलेमानी की हत्या को अमेरिका की तरफ से किया गया बड़ा गुनाह कहा था। कासिम सुलेमानी की हत्या डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर सीरिया में की गई थी, लेकिन उस हत्या को अब पूरे 34 महीने बीत चुके हैं। अचानक कासिम सुलेमानी के जिन का बाहर आना इत्तेफाक नहीं माना जा रहा, बल्कि माना जा रहा है कि ईरान ने जानबूझकर अमेरिका को उकसाने के लिए यह धमकी दी है। वो भी तब जब अमेरिका लगातार ईरान पर पहले से ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है। जब से यूक्रेन की जंग में ईरान के ड्रोन दिखने लगे हैं, तभी से अमेरिका ईरान पर भड़का हुआ है। लेकिन ईरान के तेवर इतने तल्ख पहले कभी नहीं हुए थे। अमेरिका को खुलेआम इतनी बड़ी चेतावनी देने के पीछे कोई बड़ी साजिश मानी जा रही है, क्योंकि ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक ऐसे कार्यक्रम में बोली जो सीधा सीधा अमेरिका को जलील करने के लिए किया जाता है। ईरान ने 1979 में अमेरिका के दूतावास को घेरकर कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। अमेरिका के 52 नागरिकों को पूरे 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। 43 साल पहले हुए उस हमले की वजह से दुनिया भर में अमेरिका की फजीहत हुई थी। उसी हमले की जयंती मनाते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ कहा कि कासिम सुलेमानी की मौत को ईरान न भूला है और न ही कभी भूलेगा। इससे एक दिन पहले दक्षिणी ईरान की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक शाह चिराग दरगाह पर लाल झंडा दिखा था। दरगाह के गुंबद पर लहराए गए झंडे को इंतकाम की निशानी बताया जा रहा है। ऐसा ही लाल झंडा कासिम की मौत के फौरन बाद भी ईरान की एक मस्जिद पर लहराया गया था। मतलब ये कि जो हालात कासिम सुलेमानी की मौत के बाद जनवरी 2020 में बने थे, एक बार फिर लगभग वैसे ही हालात बन रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग उस वक्त तय दिखने लगी थी और अब लग रहा है कि दोनों देश जंग के मैदान में उतरने का फैसला कर चुके हैं। हालांकि इसकी जड़ में भी रूस और यूक्रेन की जंग को ही माना जा रहा है। जंग शुरू होने के कुछ महीनों बाद तक तो ईरान और अमेरिका के बीच दूरियां मिटती दिखने लगी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के कच्चे तेल पर नजर गड़ाए बैठे थे। ईरान की तरफ अमेरिका के तेवर काफी नरम दिखने लगे थे, लेकिन जब से ईरान के ड्रोन रूस की फौज के हाथ में पहुंचे, अमेरिका के तेवर बदल गए। अब पता चला है कि ईरान केवल अपने ड्रोन ही नहीं बल्कि कुछ मिसाइलें भी रूस की फौज को देने वाला है। पुतिन खुद खुलकर ईरान की तरफदारी कर चुके हैं और उसे अपना दोस्त बता चुके हैं। मतलब साफ है कि दुनिया तो दो गुटों में बंट चुकी है। अब अगर ईरान ने हमला अमेरिका पर किया तो वो महज हमला नहीं होगा, वो एक विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, जिसके साफ संकेत मिलने शुरू भी हो गए हैं। 2 दिन पहले ही सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियों ने भी अमेरिका को एक अलर्ट भेजा था। दावा किया गया था कि ईरान एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर चुका है, जिसमें उसके निशाने पर इराक और सऊदी अरब होंगे। दोनों ही मुल्कों में अमेरिका की फौज के भी कई कैंप हैं। इसीलिए अमेरिका की फौज भी इस अलर्ट के बाद हरकत में आ गई। पता चला है कि अमेरिका की फौज की हर यूनिट को जंग के लिए तैयार रहने को कहा गया है। माना जा रहा है कि रूस और ईरान की दोस्ती ही समीकरण बदलने की वजह नहीं है, बल्कि ईरान ये मान चुका है कि वहां हो रहे हिजाब विरोधी आंदोलन में भी इजराइल और अमेरिका का ही हाथ है। ईरान ने कई बार ये बात कही भी है। ईरान की फौज और वहां की सरकार मान चुकी है कि जब तक अमेरिका और इजराइल पर पलटवार नहीं होगा, तब तक हालात काबू में नहीं आएंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान ने जंग को ही आखिरी रास्ता समझ लिया है। ऊपर से रूस और ईरान का गठजोड़ भी अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि ईरान के तेवर दुनिया को विश्व युद्ध में धकेलते दिख रहे हैं। उधर खबर है कि यूक्रेन जंग में पुतिन के आक्रामक तेवर देखते हुए नेटो ने भी जवाबी कार्रवाई के लिए कमर कस ली। रूस ने आरोप लगाया कि उसकी पश्चिमी सीमा के पास नेटो ने अपनी भारी भरकम फौज तैनात कर दी है।
जो किसी भी वक्त अपने घातक हथियारों की मदद से रूस के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। मतलब ये कि दुनिया के सामने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराता दिख रहा है, क्योंकि पिछले दिनों पुतिन की सेना ने जिस तरह यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, उसके बाद से रूस और नेटो आमने सामने आते दिख रहे हैं। अब तो खुद रूस ने आरोप लगा दिया कि नेटो ने अपनी पूर्वी सीमा के पास 30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं, जिसे रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने उकसावे वाली कार्रवाई बताया। ОДКБ, СНГ и Шанхайская организация сотрудничества। असल में नेटो को यह आशंका है कि बेलारूस के रास्ते ही रूस का अगला बड़ा हमला होने वाला है, और कहा जा रहा है कि इसीलिए उसने रूस और बेलारूस की सीमा के पास अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाना तेज कर दिया, क्योंकि पुतिन के हजारों सैनिक गोला बारूद और दूसरे हथियारों के साथ पहले ही बेलारूस पहुंच चुके हैं और यूक्रेन का साथ देने वाला नेटो तो पहले दिन से ही पुतिन के निशाने पर है। इसीलिए उन्होंने पिछले दिनों नेटो को तेवर दिखाने के लिए बेलारूस में पहुंचे अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का एक वीडियो भी जारी किया था। और अब तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ये दावा भी कर चुकी है कि पुतिन ने बेलारूस में परमाणु बम से लैस हाइपरसोनिक मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। दावा है कि रूस ने वहां पहली बार अपनी सबसे खतरनाक किंजल मिसाइल तैनात की है, ताकि नेटो रूस के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। इधर गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। गुजरात की 182 सीटों पर 2 फेज में मतदान होगा और 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 8 दिसंबर यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। And date of poll would be 1st and 5th। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल फरवरी में खत्म हो रहा है। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक वकील जज से भिड़ गया। बताया गया कि सुनवाई के दौरान वकील कोर्ट में पिस्तौल लेकर पहुंचा था, जिसके बाद जज ने पुलिस बुलवा ली और उस वकील को जेल भिजवा दिया। इस घटना के बाद वहां भीड़ लग गई। ये बिल्कुल सरासर गलत और नाजायज है। आरोप है कि आरोपी वकील ने जज के ऊपर पिस्तौल तक दान दी थी। इस बीच सांसद प्रज्ञा ठाकुर के प्रस्ताव पर भोपाल में 3 जगहों के नाम बदल दिए गए। इस पर नगर निगम की बैठक में मोहर लगाई गई, जिसके बाद भोपाल में हलालपुरा बस स्टैंड, हलालपुर बस्ती और लाल घाटी चौराहे के नाम बदल गए। जो रक्त रंजित इतिहास है मुगल काल का, वो इतिहास हमें सदैव पीड़ा देता है। हलालपुरा बस स्टैंड को हनुमानगढ़ी और हलालपुर बस्ती को हनुमानगढ़ नाम से जाना जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबर है कि अमेरिका किसी भी वक्त बेलारूस पर हमला कर सकता है। अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान बेलारूस पर कभी भी बम बरसा सकते हैं और यह दावा बेलारूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के प्रमुख ने किया है। दावा है कि अमेरिका ने बेलारूस पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। उसकी वायुसेना बेलारूस को बमों के धमाके से दहलाने के लिए बस एक आदेश का इंतजार कर रही है। और बेलारूस की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने यह दावा भी किया कि बेलारूस पर अमेरिका का यह हमला पोलैंड के रास्ते होगा, क्योंकि बेलारूस सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों के लिए भी नासूर बन गया है। बेलारूस ही वो देश है जिसके सहारे पुतिन यूक्रेन की जंग बड़े आराम से लड़ रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के वक्त बेलारूस ही उनकी सेना के लिए लॉन्च पैड बना था, जबकि अब तो खबर है कि पुतिन ने बेलारूस में ही परमाणु मिसाइलों की तैनाती भी कर दी है, जो कि पश्चिमी देशों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। बेलारूस से परमाणु मिसाइल दागी गई तो वो कुछ ही मिनटों में यूरोप के देशों समेत ब्रिटेन तक को तबाह कर देगी। इसके साथ ही पुतिन बेलारूस को हथियारों के किसी बड़े गोदाम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां उनकी घातक मिसाइलों के साथ साथ खतरनाक लड़ाकू विमानों की पूरी पलटन तैनात है। रूस के हजारों सैनिक और गोला बारूद बेलारूस पहुंच चुके हैं। खुद बेलारूस ने भी अपने सैनिकों को जंग में उतारने का फैसला कर लिया है। मतलब ये कि अपने दोस्त रूस का साथ देने के लिए बेलारूस ने सारे दरवाजे खोल दिए। और माना जा रहा है कि इसी बात से रूस के साथ साथ बेलारूस भी अब अमेरिका के निशाने पर है। वहां की खुफिया एजेंसी केजीबी ने दावा किया कि अमेरिका के लड़ाकू विमान बेलारूस को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं और उन्हें बस एक इशारे का इंतजार है, जिसके बाद बेलारूस की जमीन धमाकों से गूंज उठेगी। क्योंकि दावे के मुताबिक बेलारूस पर हमले का काम अमेरिकी सेना की जिस 101st एयरबोर्न डिवीजन को सौंपा गया है, वो हवाई हमले करने में माहिर है। इस डिवीजन में ऐसे ऐसे घातक लड़ाकू विमान हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। अमेरिका के दावे के मुताबिक उसकी वायुसेना की इस डिवीजन ने अफगानिस्तान में अपने झंडे गाड़े थे और अब उसे ही बेलारूस को बर्बाद करने का काम सौंपा गया है। माना जा रहा है कि अगर केजीबी प्रमुख के दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर बेलारूस के साथ पुतिन के भी बुरे दिन आने ही वाले हैं। क्योंकि अगर एक बार अमेरिकी सेना इस जंग में उतर गई तो फिर वो पीछे नहीं हटेगी। हालांकि अब तक बाइडेन की फौज सीधे तौर पर इस जंग में शामिल नहीं हुई है, लेकिन बेलारूस की खुफिया एजेंसी के दावे के मुताबिक तो उसकी सेना पर हमला करने जा रही है। और यह हमला भले ही बेलारूस पर होगा, लेकिन चोट सीधे पुतिन को लगेगी।
अमेरिका के इस हमले में पुतिन के हथियारों का भंडार तबाह हो सकता है। आसमान से बरसते बमों से उनके सैकड़ों सैनिकों की मौत हो सकती है। अमेरिकी लड़ाकू विमान उनकी मिसाइलों को उड़ने से पहले ही ध्वस्त कर सकते हैं। वो बेलारूस को वैसे ही तबाह कर सकते हैं जैसे पुतिन ने यूक्रेन को किया, और इसके लिए अमेरिकी वायुसेना की 101st एयरबोर्न डिवीजन कभी भी अटैक कर सकती है। दावा किया गया कि इस वक्त ये डिवीजन रोमानिया में तैनात है, लेकिन जब बेलारूस पर हमला किया जाएगा तो ये पोलैंड के रास्ते होगा, जो एक नेटो देश है और शुरू से ही जंग में यूक्रेन के साथ है, और दावा है कि उसी का सहारा लेकर बेलारूस पर बम गिराए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही बेलारूस की खुफिया एजेंसी ने एक और बड़ा दावा कर दिया, और वो ये कि रूस पर परमाणु हमला तय है। केजीबी ने दावा किया कि पश्चिमी देशों से उस पर परमाणु हमला हो सकता है। बेलारूस की खुफिया एजेंसी ने अपने पास इसका सबूत होने का दावा भी किया। हालांकि बेलारूस के इस दावे को उसकी एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि वहां तैनात रूस की परमाणु मिसाइल किंजल से दुनिया का ध्यान हटाया जा सके। एक रोज पहले ही ये खबर आई थी कि रूस ने बेलारूस में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और उसे ले जाने वाले MiG-31 के फाइटर जेट भी तैनात किए हैं। माना जा रहा है कि इस खबर के सामने आने के बाद ही अमेरिका ने बेलारूस पर हमले का फैसला किया, जिससे वो रूस के मिसाइल दागने से पहले ही उसे नेस्तनाबूद कर सके। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन्स के बाद भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए। अवैध खनन मामले में उन्हें समन्स जारी किए गए थे, लेकिन खबर है कि उन्हें छत्तीसगढ़ के रायपुर जाना था, इसीलिए वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंच सके। मुख्यमंत्री सोरेन को ईडी के समन्स मिलने से उनके पार्टी के कई विधायक नाराज हो गए और 5 नवंबर को विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। उधर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब के 2 बड़े सिंगर से पूछताछ हुई। उनसे ये पूछताछ एनआईए ने की और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन के आरोपों पर सवाल पूछे। जिन पंजाबी गायकों से पूछताछ हुई उनमें दरप्रीत ढिल्लों और मनकीरत औलख शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर दोनों को फिर एनआईए तलब कर सकती है। इस बीच इलॉन मस्क ट्विटर में बड़ी छटनी करने की तैयारी में है। सीईओ पराग अग्रवाल को पहले ही हटाया जा चुका है, और अब कहा जा रहा है कि ट्विटर से 3700 लोगों की छुट्टी हो सकती है। यानी इलॉन मस्क उन सबको नौकरी से निकालने की तैयारी में है। ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान से इमरान खान पर हुए हमले को लेकर उनकी पार्टी ने सीधा आरोप प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर लगाया है। इमरान की पार्टी पीटीआई का दावा है कि उनको खत्म करवाने की साजिश में शहबाज शरीफ शामिल हैं। उनके अलावा सेना और आईएसआई के अधिकारी भी प्लान का हिस्सा हैं। पीटीआई ने 2 बड़ी हस्तियों का नाम भी बताया, और वो 2 नाम हैं गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और सेना के मेजर जनरल राणा फैजल। और इन 2 लोगों के अलावा पीटीआई ने कई और लोगों पर भी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमला करवाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। यह रैली वजीराबाद में हुई, जहां फायरिंग में इमरान खान घायल हो गए। इस घटना में एक आदमी की मौत हो गई, 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इमरान पर यह हमला तब हुआ जब वो आजादी मार्च के दौरान एक ट्रक पर खड़े थे। तभी घात लगाए हमलावरों ने उनके ट्रक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। रैली में अचानक गोली चलने से वहां भगदड़ मच गई। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक हमलावर हाथ में हथियार लहराता दिखा। इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन हमलावर वहां से भागने लगा। हालांकि बाद में लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि फायरिंग में इमरान खान के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें फौरन एक गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया। इमरान खान की जान पे हमला, पाकिस्तान की सलामती पे हमला है। दावा किया जा रहा है कि इमरान पर 2 लोगों ने फायरिंग की थी। एक AK-47 राइफल से लैस था, जबकि दूसरे ने पिस्तौल ले रखी थी। ये खबर भी सामने आई कि लोगों ने एक हमलावर को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बार फिर खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। जापान का आरोप है कि यह मिसाइल उसकी हवाई सीमा से होते हुए प्रशांत महासागर में गिरी। और किम के बैलिस्टिक मिसाइल दागते ही जापान में खतरे का सायरन बज उठा। उत्तर कोरिया की ओर से मिसाइल दागे जाने की भनक लगते ही जापान की सरकार ने आनन फानन में पूरे देश में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को घरों में ही रहने की चेतावनी दे दी गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। जापान ने दावा किया कि एक दिन पहले भी उत्तर कोरिया ने 20 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। उनमें भी 2 मिसाइल जापान के ऊपर से होते हुए प्रशांत महासागर में गिरी थी। अमेरिका और अपने दूसरे दुश्मनों को तेवर दिखाने के लिए किम पहले भी मिसाइल टेस्ट करते रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये पहला मौका है जब उन्होंने 24 घंटों के अंदर 20 से ज्यादा घातक मिसाइलें दागी। इधर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डेंगू के मुद्दे पर बीजेपी युवा मोर्चा ने बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें बीजेपी कार्यकर्ता हाथ में मच्छरदानी और बैनर पोस्टर लेकर नगर निगम का घेराव करने के लिए आगे बढ़ते दिखाई दिए। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात थे, जो प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन उन लोगों ने उनकी एक न सुनी और बीच सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे।
प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची पुलिस और उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। फिर तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने में जरा देरी नहीं की, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता टस से मस नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया और एक एक कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस की गाड़ी में भरने लगे। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन ममता सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। उधर कुर्द लड़ाकों के पीछे पड़ा तुर्की एक बार फिर उत्तरी इराक में घुस गया और उसके लड़ाकू विमानों ने वहां बम बरसाए। इराक इस बात से तुर्की से नाराज है क्योंकि उसका कहना है कि तुर्की के हमलों में आम लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन तुर्की ने उसकी एक नहीं सुनी और एक बार फिर बेधड़क होकर उत्तरी इराक में एयर स्ट्राइक कर डाली। पिछले कुछ महीनों से तुर्की के लड़ाकू विमान इस तरह इराक में घुस जाते हैं मानो अपने देश के किसी हिस्से में जा रहे हों। वो वहां जाते हैं, बम गिराते हैं, धमाके करते हैं और लौट आते हैं। यही नहीं, तुर्की की सरकार ने अपने इस कारनामे के वीडियो भी जारी किए और खुद बताया कि एयर स्ट्राइक कब और कैसे हुई। पिछले 2 हफ्ते से तो तुर्की की एयर स्ट्राइक की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और ये सब इसलिए क्योंकि तुर्की कुर्द लड़ाकों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है और उन्हें उस हर हिस्से से खत्म करना चाहता है जहां उनका ठिकाना है। खबर है कि तुर्की ने इस बार उत्तरी इराक के कानीमासी इलाके में कुर्द लड़ाकों के कई ठिकानों पर बम बरसाए और उन्हें तबाह किया। इसके अलावा इराक के मीडिया ने दावा किया कि तुर्की ने इराक के सिंजर कस्बे पर ड्रोन अटैक किया। इराक ने इससे पहले तुर्की पर उत्तरी इराक में केमिकल बम गिराने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि केमिकल बम की वजह से इराक के कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी और कई को सांस की बीमारी हो गई। क्योंकि कुर्द लड़ाकों को मारने के जुनून में तुर्की ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि वो मासूम लोगों की जान भी ले रहा है। इराक इसी वजह से तुर्की पर भड़का हुआ है और उसे एयर स्ट्राइक करने से रोकना चाहता है, लेकिन तुर्की कुर्दों के हर उस ठिकाने को उड़ा रहा है जहां से वो तुर्की के लिए खतरा बन सकते हैं। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए तुर्की ने अपने पूर्वी हिस्से में भी ऑपरेशन चलाया और कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए 500 से ज्यादा जवान भेज दिए, क्योंकि तुर्की के पूर्वी हिस्से की दरसिम वैली में अच्छी खासी कुर्द आबादी है। यही नहीं, खबर है कि उसने उत्तरी इराक समेत सीरिया में भी अटैक करने का प्लान बनाया है, क्योंकि तुर्की उन्हें खत्म करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। कुर्द समुदाय के लोग अपना एक अलग देश कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं और सीरिया, तुर्की, इराक और ईरान में इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि इन देशों में वो अपनी पहचान के मोहताज हैं और भेदभाव झेल रहे हैं। जानकार बताते हैं कि कुर्द समुदाय का सबसे बुरा हाल तुर्की में है, जहां उन्हें पहाड़ी तुर्क भी कहा जाता है और उन पर अपनी परंपरा मानने और भाषा बोलने पर पाबंदी है। यह हाल तब है जब कुर्द समुदाय वहां का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसकी आबादी तुर्की में करीब 20% है, जबकि इराक में 15 से 20%, ईरान में 10%, सीरिया में 9% कुर्द आबादी है। और इसीलिए तुर्की इन देशों में घुसकर कुर्द लड़ाकों को मारने की प्लानिंग कर रहा है। तुर्की में 1984 में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने हथियार उठाए और वहां की सरकार गिराने की कोशिश की थी, जिसके बाद तुर्की ने कुर्द लड़ाकों को आतंकवादी कहना शुरू कर दिया और उन्हें मारने के लिए कभी एयर स्ट्राइक की तो कभी ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन जंग के बीच तो उसने कुर्द लड़ाकों के सफाए का मिशन तेज ही कर दिया है, क्योंकि खबर है कि तुर्की ने यूरोप को ब्लैकमेल किया और उससे कहा कि अगर वो स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का हिस्सा बनाना चाहता है तो कुर्दों के मुद्दे पर चुप रहे। मतलब तुर्की खुलेआम कुर्दों को मारेगा और यूरोप आंखों देखी मक्खी निकलेगा, क्योंकि नेटो में शामिल तुर्की का एक वोट स्वीडन और फिनलैंड को उसका हिस्सा बनने से रोक सकता है। और इसीलिए तुर्की ने मौके पर चौका मारा और यूक्रेन जंग के बीच कुर्द लड़ाकों को मारना शुरू कर दिया। वो अलग बात है कि उसकी इस हरकत ने तुर्की और इराक के बीच खटास पैदा कर दी है, क्योंकि इराक नहीं चाहता कि तुर्की कुर्द लड़ाकों के खात्मे के नाम पर एयर स्ट्राइक करे और उसके नागरिक मारे जाएं। उसने तुर्की से मांग की कि वो तुरंत अपने सैनिकों को उसकी सीमा से निकाले, लेकिन तुर्की का जैसा मिजाज है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो इराक की कोई बात सुनेगा, क्योंकि अगर वो कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए नेटो को ब्लैकमेल कर सकता है तो इराक क्या चीज है। इधर पंजाब की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के आरोपों के बीच राज्य में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं का आंकड़ा 21,000 के पार पहुंच चुका है, लेकिन इसके बाद भी पराली जलाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पंजाब के कई जिलों में किसान बेधड़क पराली जला रहे हैं, जिससे हवा जहरीली होती जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पराली में जो है किसान जो है आग लगा रहे हैं। पराली में आग लगाने की घटनाओं में मुख्यमंत्री भगवंत मान का जिला संगरूर सबसे आगे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में पिछले 2 नवंबर को 3,634 खेतों में आग लगाई गई, जिससे पराली जलाने के मामलों की संख्या 21,480 हो गई, जो पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। जबकि संगरूर में 24 घंटे में 677 घटनाएं सामने आई। पटियाला में 395 और फिरोजपुर में 342 मामले दर्ज किए गए। उधर ब्रिटेन में लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों की कमी हो गई है। यह दावा वहां के रक्षा मंत्री ने किया और जानकारी दी कि वहां F-35 लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों की किल्लत हो गई है। कुछ दिन पहले ही चीन पर आरोप लगा था
कि वो ब्रिटेन के पायलट अपने यहां बुला रहा है। और ब्रिटेन के पायलट चीन के लड़ाकू विमान उड़ाने वाले हैं। यही नहीं, खबर आई कि उन्होंने चीन के सैनिकों को भी ट्रेनिंग दी। और इसी बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि ब्रिटेन को उसके F-35 लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए पायलटों की जरूरत है, जिनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 20 है। F-35 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसमें सिंगल सीट होती है और ये स्टेल्थ तकनीक से लैस होता है। बड़ी बात यह है कि इसे उड़ाने वाले पायलट को 8 साल की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन अपने पायलट को F-35 की ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बना रहा, लेकिन जानकार मानते हैं कि ब्रिटेन को इस परेशानी में चीन ने डाला है, क्योंकि वो ब्रिटेन के पायलटों को मोटी रकम देकर अपने यहाँ नौकरी दे रहा है, या यूं कहें कि खुलेआम ब्रिटेन के कुछ पायलटों को चुरा रहा है। इधर दिल्ली में पीएम मोदी सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने सीवीसी के नए शिकायत पोर्टल का उद्घाटन किया। और साथ ही प्रधानमंत्री ने आयोग की समाचार पत्रिकाओं का विमोचन भी किया। सीवीसी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीवीसी हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित करता है। ये 31 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जो 6 नवंबर तक मनाया जाएगा, जिसकी थीम एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। इस बीच अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उत्तराखंड सरकार को मोहलत मिल गई। हाई कोर्ट ने सरकार को 11 नवंबर तक का वक्त दिया और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। साथ ही अंकिता भंडारी केस में ध्वस्त किए गए रिजॉर्ट से मिले सबूत की जानकारी भी मांगी गई। उधर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 186 रन का लक्ष्य रखा। हालांकि बारिश की वजह से इसे घटा दिया गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम को 14 ओवर में 142 रन बनाने थे, लेकिन वो 108 रन ही बना पाई। इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की ये पहली हार है। वहीं इस जीत के साथ पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद अब भी बनी हुई है। इस बीच खबर है कि सीरिया की फौज ने आतंकियों के सफाये के लिए जारी ऑपरेशन को तेज कर दिया। वहां की सेना ने दावा किया कि 30 अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें 10 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। दारा प्रांत में सीरिया की फौज की तरफ से आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए। सीरिया की सेना ने दावा किया कि आतंकियों की सटीक लोकेशन की जानकारी जुटाने के बाद हवाई हमले किए गए। दावा तो यह भी किया गया कि हवाई हमलों के खौफ से कई आतंकियों ने सरेंडर कर दिया, जिनके पास से बरामद किए गए हथियारों का एक वीडियो भी सीरिया की सेना की ओर से जारी किया गया। असल में पिछले महीने आतंकियों ने सीरिया के फौजियों से भरी एक बस पर हमला किया था, जिसमें 18 सैनिकों की मौत की खबर सामने आई थी। कहा जा रहा है कि तभी से सीरिया की सेना आतंकियों को जवाब देने की तैयारी में जुटी थी। उधर अफगानिस्तान में बदख्शां विश्वविद्यालय के बाहर बुर्के के खिलाफ प्रदर्शन कर रही छात्राओं पर कोड़े बरसाए गए। घटना 30 अक्टूबर की बताई गई, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें तालिबान लड़ाके उन पर बेरहमी से कोड़े बरसाते नजर आए। फिर तो वहां भगदड़ ही मच गई। कोड़े की मार से बचने के लिए छात्राएं इधर उधर भागने लगी। बताया गया कि बदख्शां यूनिवर्सिटी ने छात्राओं के बिना बुर्का पहने क्लासरूम में जाने पर रोक लगा दी, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के बाहर छात्राएं प्रदर्शन करने पहुंच गईं। लिहाजा उनको हटाने के लिए कोड़े बरसाए गए। इस बीच खबर है कि चीन ताइवान पर साइबर अटैक का प्लान बना रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है अमेरिका का ताइवान के साथ होना, क्योंकि चीन को लग रहा है कि अगर हथियारों से जंग हुई तो अमेरिका ताइवान का साथ देगा और जंग के दौरान ताइवान को कभी हथियारों की कमी नहीं होगी। चीन ने यूक्रेन का हाल देखा है और जान चुका है कि अमेरिकी हथियार ताइवान को यूक्रेन की तरह ताकत देंगे, जिनकी मदद से वो चीन के सामने खड़ा रहेगा। और इसीलिए उसने अपना प्लान बदल दिया है, क्योंकि खबर है कि अब तक ताइवान को अपने हथियारों से डराने वाले चीन ने उस पर साइबर अटैक का प्लान बनाया है। मतलब एक ऐसा हमला जिससे ताइवान का खुफिया डेटा, कंपनियों की वेबसाइट और दूसरे सिस्टम हैक हो जाएंगे और ताइवान का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बैठ जाएगा, जो ताइवान के लिए जंग के मैदान में मिली हार से कम नहीं होगा। चीन वैसे ही पीठ पीछे वार करने के लिए जाना जाता है और ताइवान पर साइबर अटैक करके वो कुछ नया नहीं करेगा, क्योंकि पीठ पीछे हमला करना चीन की फितरत है। वो अलग बात है कि अगस्त में साउथ चाइना सी में की गई उसकी ड्रिल देखकर लगा था कि वो ताइवान पर सामने से वार करेगा, लेकिन चीन ने केवल माहौल बनाया, किया कुछ नहीं, जिसकी एक बड़ी वजह अमेरिका को माना जा रहा है। क्योंकि कुछ महीने पहले खबर आई थी कि अमेरिका ताइवान में हथियारों का कारखाना बना रहा है और उसे ऐसे ऐसे हथियार दे रहा है जिनके आगे आने से चीन भी घबराए। यानी अमेरिका चाहता है कि ताइवान के पास इतने हथियार हों कि उसे किसी और की जरूरत ही न पड़े और वो अकेला ही चीन से भिड़ सके। अमेरिका की ये रणनीति चीन को पता है, क्योंकि बाइडेन ने खुलेआम जताया कि वो ताइवान के साथ है और यही बात चीन की नई चाल की वजह बनी। क्योंकि ताइवान के इर्द गिर्द मिसाइलें गिराने वाला चीन अब साइबर अटैक की प्लानिंग कर रहा है, यानी तकनीक में अव्वल ताइवान के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करने के बारे में सोच रहा है,
यही नहीं, चीन के मंत्रियों के भी सुर बदल गए हैं। वो वन चाइना पॉलिसी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ताइवान को चीन में मिलाने की तारीख नहीं बता रहे। वैसे चीन से जंग लड़ने के लिए ताइवान को चढ़ाने वाला अमेरिका ही है, जिससे इन दिनों ताइवान नाराज है, क्योंकि उसका आरोप है कि अमेरिका ने उसे खराब हथियार दिए। यानी ताइवान का सबसे बड़ा मददगार भी बदल चुका है, लेकिन ताइवान को जंग के लिए उकसाने के बाद, क्योंकि बाइडेन के दम पर ही ताइवान ने बड़ी बड़ी बातें की थी। इधर दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। 2 रोज पहले ही बीजेपी ने ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की एक कथित चिट्ठी का हवाला देते हुए उन पर 10 करोड़ रुपए ऐंठने का इल्जाम लगाया था। और इसी आरोप पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता वहां लगे बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें धकेलकर वहां से दूर कर दिया, जबकि यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता दिल्ली के सीएम के खिलाफ नारे लगाते रहे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग वहीं सड़क पर बैठ गए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में पोस्टर और प्लेकार्ड ले रखे थे, जिन पर कई नारे लिखे हुए दिखाई दिए। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने जेल में सुविधा दिलाने के नाम पर सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए लिए थे। उधर खबर है कि पाकिस्तान की सेना को तुर्की जंग लड़ने के गुर सिखाएगा। इसके लिए पाकिस्तान ने बाकायदा एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया। असल में पाकिस्तान भारत की बढ़ती ताकत से बुरी तरह घबराया हुआ है। उसे यह डर सता रहा है कि कहीं हिंदुस्तान उस पर हमला ना कर दे, और इसी वजह से पाकिस्तान तुर्की से जंग लड़ने के गुर सीखने में जुटा है। एक महीने तक चलने वाले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें तुर्की की सेना पाकिस्तान के सैनिकों को युद्ध के पैंतरे सिखाती दिखी। पाकिस्तानी जवानों को बर्फीली पहाड़ी पर तोप चलाने और बंकर में छिपकर दुश्मनों पर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में पाकिस्तान के जवान दुश्मन के इलाके में हेलीकॉप्टर से उतरने और फिर एक मकान में छिपे आतंकियों को मार गिराने का अभ्यास करते दिखे। खबर है कि पाकिस्तान तुर्की से अकिंजी ड्रोन खरीदने की भी तैयारी में है, जो बारकताश TB2 ड्रोन का एडवांस्ड वर्जन है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने लाल किला गोलीकांड के दोषी मोहम्मद आरिफ की फांसी की सजा बरकरार रखी। लाल किले पर लश्कर-ए-तैयबा ने 22 दिसंबर 2000 को हमला किया था, और इसी केस में साल 2005 में आरिफ को निचली अदालत से फांसी की सजा हुई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा और उसकी पुनर्विचार याचिका ठुकरा दी। उधर गुजरात में चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर तंज कसा, जिस पर चुनाव आयोग ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई, क्योंकि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के 3 बंदर वाली इमोजी ट्वीट करते हुए उसे निशाने पर लिया। तारीख क्यों नहीं आ रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग ने क्रिकेट मैच का जिक्र करते हुए कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टी हारने के बाद कोई भी पक्ष एम्पायर को भी ब्लेम करता है। चुनाव आयोग ने खुद को एक निष्पक्ष संस्था करार दिया। इस बीच दिल्ली में पुलिस ने अवैध शराब की सप्लाई करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और लाखों की शराब जब्त कर ली, जिसे लकड़ी के दरवाजों में छुपाकर शराब तस्कर बिहार ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने चेकिंग के दौरान उनको पकड़ लिया। इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। बताया गया कि लकड़ी के दरवाजों के अंदर 2000 से ज्यादा शराब की बोतलें छिपाकर रखी गई थी। इस बीच ब्रिटेन और अमेरिका ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के मुद्दे पर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों देश पुतिन पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। पाइपलाइन में धमाके के पीछे ब्रिटेन के होने का दावा रूस की तरफ से किया गया था, जिस पर अब तक ब्रिटेन खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों देशों की तरफ से कहा गया कि अगर पुतिन के पास कोई सबूत है तो उसे पेश करें, लेकिन बेबुनियाद आरोप लगाना बंद कर दें। रूस पिछले कुछ दिनों से लगातार ब्रिटेन पर तीखे हमले कर रहा है। रूस का आरोप है कि ब्रिटेन ने ही नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमला करवाया। यहां तक कि रूस के अधिकारियों ने इससे जुड़े सबूत होने का भी दावा कर दिया। कहा गया कि रूस की खुफिया एजेंसी के पास कुछ संवेदनशील डेटा मौजूद है। उस डेटा से पता चलता है कि ब्रिटेन की फौज के अफसर ही हमलावरों को निर्देश दे रहे थे। ये बहुत कुछ रूस के पुराने दावों जैसा ही है, लेकिन रूस ने ऐसा कोई भी डेटा अब तक सार्वजनिक नहीं किया, नहीं ऐसा कोई और सबूत दिया जिससे इन हमलों में ब्रिटेन की भूमिका का संकेत मिलता हो। हालांकि ब्रिटेन के गुस्से की वजह केवल यही दावे नहीं है, बल्कि लिज ट्रस से जुड़ी एक ऐसी खबर है जिसने ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को बेचैन किया हुआ है। कुछ दिनों पहले दावा किया गया था कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के फोन से एक मैसेज भेजा गया था, और थ्योरी यह है कि लिज ट्रस ने यह मैसेज उसी दिन भेजा जिस दिन नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमला हुआ, वो भी हमले के फौरन बाद। दावा है कि यह मैसेज एंटनी ब्लिंकन को भेजा गया था, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। इस मैसेज में इट्स डन लिखा होने का दावा किया गया था। इस एक मैसेज की खबर पर ब्रिटेन से अमेरिका तक हंगामा मचा हुआ है। हालांकि मैसेज वाली बात के साथ कोई सबूत नहीं जुड़ा है। एक जासूस का दावा है कि उसके पास लिज ट्रस के फोन का डेटा मौजूद है। हालांकि इस बात का भी कोई सबूत सामने नहीं आया, लेकिन लिज ट्रस से जुड़ा मामला है, इसलिए फोन हैक होने के दावों की जांच तेज हो गई। हालांकि रूस इस मैसेज से जुड़े दावों पर चुप है, लेकिन वो मौके का फायदा उठाने से भी नहीं चूक रहा।
रूस के अधिकारियों ने कह दिया कि अगर ऐसा मैसेज नहीं किया गया है तो भी सबूत पेश करना चाहिए। मतलब ये कि एक मैसेज ने अमेरिका, ब्रिटेन और रूस तीनों देशों में खलबली मचा रखी है। लेकिन पाइपलाइन में धमाके की जांच करने वाली एजेंसियां इस पर पूरी तरह खामोश हैं। डेनमार्क और स्वीडन की जांच एजेंसियों ने धमाकों के फौरन बाद जांच शुरू कर दी थी, लेकिन अब तक ये नहीं बताया गया है कि शुरुआती जांच में क्या निकला। स्वीडन और डेनमार्क के अलावा जर्मनी भी इन धमाकों की जांच में शामिल है, लेकिन तीनों देश नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाकों पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पहले ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया था कि धमाका पाइपलाइन के अंदर से किया गया था, मतलब ये कि विस्फोटक पाइपलाइन के अंदर पहुंचाए गए थे। इसी वजह से पाइपलाइन की मरम्मत करने वाली कंपनी पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन इन खबरों पर भी जांच एजेंसियों ने कोई बयान नहीं दिया। इसीलिए जांच एजेंसियों की खामोशी के कारण इस हमले की पहेली और उलझती जा रही है। हालांकि रूस का दावा है कि वो बहुत जल्द इस हमले से जुड़े कुछ सबूत सार्वजनिक करेगा। इधर राजस्थान के कोटा जिले में एक लड़के के सुसाइड करने पर बवाल हो गया। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि दूसरे राज्य से भी पुलिस बुलानी पड़ गई, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने महिलाओं पर भी लाठियां बरसाई और आंसू गैस के गोले भी दागे। इससे पहले बवाल तब बढ़ा जब लोगों ने एक पुलिस चौकी को घेर लिया और वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। यही नहीं, लोगों ने खुदकुशी करने वाले लड़के का शव सड़क पर रखकर जैम भी लगा दिया। जिसके बाद पुलिस हंगामे को शांत कराने पहुंची तो लोगों ने पथराव कर दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि पड़ोस से मध्य प्रदेश की पुलिस को भी बुलाना पड़ गया, तब जाकर उनको खदेड़ा जा सका। हंगामा करने वालों का आरोप था कि पुलिस ने रिश्वत न देने पर धर्मेंद्र नाम के लड़के को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी, जिससे परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। जिसके बाद लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि पुतिन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका सीधे सीधे यूक्रेन जंग में उतर सकता है। खबर यह भी है कि जेलेंस्की ने यूक्रेन में अंग्रेजी बोलने वाले पायलटों की भर्ती शुरू कर दी है, क्योंकि दावा है कि पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जंग और तेज हो सकती है। पुतिन इस बात से बौखलाए हुए हैं कि उनके लाख मना करने के बाद भी पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद करने से बाज नहीं आ रहे। रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए नेटो देश यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार दे रहे हैं, जिनके दम पर जेलेंस्की की सेना न सिर्फ पुतिन की फौज पर जोरदार पलटवार कर रही है, बल्कि कई इलाकों से उन्हें खदेड़ने का दावा कर रही है। लेकिन अब खबर यह है कि पुतिन यूक्रेन को तबाह करने की प्लानिंग में जुटे हैं। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर एटम बम भी गिरा सकते हैं, और इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि पुतिन को रोकने के लिए अमेरिका सीधे सीधे जंग में उतर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी, जिसका सीधा मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ तबाही। हालांकि अमेरिका ये कई बार कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग लड़ने नहीं उतरेगी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक पुतिन की फौज के खिलाफ मोर्चा संभाल सकते हैं। मतलब अमेरिका और रूस जंग के मैदान में आमने सामने होने वाले हैं, या यूं कहें कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की सेना पुतिन की फौज से भिड़ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो जंग की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का यह कदम तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू करवा सकता है। अमेरिका के जंग में उतरने की खबर पर मोहर तब लग गई जब यूक्रेन ने अंग्रेजी बोलने वाले पायलटों की भर्ती शुरू कर दी, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देशों से लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं, जिन्हें उड़ाने के लिए अंग्रेजी बोलने वाले पायलटों की जरूरत पड़ेगी। दावा है कि पश्चिमी देशों से मिलने वाले लड़ाकू विमानों को उड़ाने के लिए पायलटों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है, और अगर ऐसा है तो ये जंग की आग में घी डालने वाली बात होगी, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि लड़ाकू विमान मिलने के बाद जेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज पर कहर बनकर टूटेगी, जिससे पुतिन का भड़कना तय है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने पर वो पहले भी कई बार पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे चुके हैं, लेकिन पुतिन की धमकियों को दरकिनार कर नेटो देश यूक्रेन के आगे ढाल बनकर खड़े हैं, और अब दावा किया जा रहा है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को जल्द ही F-16 और F-15 लड़ाकू विमान दे सकते हैं। इनके अलावा नेटो देश जेलेंस्की की सेना को घातक और ताकतवर टैंकों की एक बड़ी खेप भेजने वाले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका भी जंग में उतरने का पूरा मन बना चुका है। इधर तेलंगाना के नलगोंडा जिले में मतदान केंद्र पर हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहां एक विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी। इस दौरान एक पोलिंग बूथ पर दो गुटों को भिड़ता देख पुलिस ने उन पर लाठियां बांधनी शुरू कर दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागते दिखाई दिए। हंगामे की जानकारी मिलने पर चुनाव आयोग के अधिकारी भी वहां पहुंचे, जिनकी गाड़ी को भीड़ ने घेर लिया। भीड़ में शामिल कुछ लोग गाड़ी तक पहुंचने के लिए वहां मौजूद पुलिस वालों को धक्का देते दिखाई दिए, जिससे भड़के पुलिस वालों ने एक बार फिर उन पर लाठियां बरसाईं और उन्हें वहां से खदेड़ दिया।
इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया के साथ यूरोप के देशों के हथियारों की डील पर अमेरिका बुरी तरह परेशान हो गया। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण होती जा रही जंग से यूरोप बुरी तरह दहला हुआ है। वहां के देशों में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने की होड़ मची है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि पुतिन कहीं उनका हाल भी यूक्रेन की तरह न कर दें, रूस की मिसाइलें कहीं उनकी तरफ न मुड़ जाएं। यूरोप के देशों को आशंका है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन उनके साथ भी युद्ध का मोर्चा खोल दें और फिर उन्हें अपनी जान बचाना भारी पड़ जाए। दावा किया गया कि यूक्रेन की मदद करने वाले यूरोप के कई देशों की हालत खुद पतली हो गई है और उनके हथियारों का जखीरा खाली होता जा रहा है। वो रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन को लगातार हथियार भेज रहे हैं, लेकिन इससे उनकी खुद की सुरक्षा दांव पर लग गई है और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अब वो दक्षिण कोरिया का रुख कर रहे हैं। और दावा है कि इसी बात ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पुतिन की परमाणु धमकियों के बाद यूरोप के देश अमेरिका से ही बड़ी संख्या में हथियार खरीद रहे थे। साथ ही अमेरिका उन्हें यह भरोसा भी दिला रहा था कि जरूरत पड़ने पर वो उनकी हर तरह से मदद करेगा। यानी अगर यूरोप के देशों पर पुतिन ने हमला किया तो अमेरिका ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि पुतिन को रोक पाना अगर किसी के बूते की बात है तो वो अमेरिका ही है। यूक्रेन पर हमला होने के बाद पुतिन के सामने अमेरिका ही डटकर खड़ा रहा। उसने साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूरोप के देश खतरनाक लड़ाकू विमानों से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक पाने के लिए अमेरिका की तरफ देखने लगे, जिसके बाद कुछ रोज पहले ही खबर आई थी कि ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक ने अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान की बड़ी डील की, जबकि बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, इटली और पोलैंड समेत कई देश पहले ही ये लड़ाकू विमान खरीद चुके हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि हथियारों के लिए यूरोप के देशों ने अमेरिका से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है और अब अमेरिका का एक दोस्त दक्षिण कोरिया ही डिफेंस डील के लिए उनका नया ठिकाना बन गया है, जहां से वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई घातक हथियार खरीद रहे हैं। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि यूरोप के देशों को अमेरिकी हथियार महंगे पड़ रहे हैं, जबकि दक्षिण कोरिया वैसे ही हथियार उन्हें सस्ते में दे रहा है। इतना ही नहीं, दावा है कि यूरोप के देश अमेरिका की लेट लतीफी से भी परेशान है। कहा जा रहा है कि वो डील तो कर लेता है लेकिन हथियारों की सप्लाई में महीनों लगा देता है, जबकि दक्षिण कोरिया उसके मुकाबले यूरोप के देशों को तेजी से हथियार सप्लाई कर रहा है। खबर के मुताबिक पोलैंड ने दक्षिण कोरिया से अक्टूबर में हथियारों की एक बड़ी डील की थी, जिसमें उसने 300 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर खरीदे थे। इससे पहले पोलैंड ने जुलाई में 980 K2 ब्लैक पैंथर टैंक, 672 तोपें और 48 FA-50 लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया से खरीदे थे। और दावा किया गया कि दक्षिण कोरिया इस साल के अंत तक ये सारे हथियार पोलैंड को सप्लाई भी कर देगा। दावा है कि इसी बात ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। वहां की हथियार कंपनियां इस बात की आशंका जता रही हैं कि यूरोप के दूसरे कई देश भी हथियारों के लिए दक्षिण कोरिया पहुंच सकते हैं, जिन्हें रूस की मिसाइलों के हमले का डर सता रहा है और वो अपने हथियारों के गोदाम भर देना चाहते हैं। हालांकि इस डील में यूरोप के देशों का भला तो हो रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे दक्षिण कोरिया और अमेरिका की दोस्ती पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका उत्तर कोरिया के खिलाफ दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा है। किम को चेतावनी देने के लिए दोनों देशों की सेनाएं आए दिन मिलिट्री ड्रिल करती हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म नाम की एक मिलिट्री ड्रिल की, जिसमें 240 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। यानी उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए दोनों देश एक साथ हैं। लेकिन जिस तरह से यूरोप हथियारों के लिए दक्षिण कोरिया की तरफ बढ़ रहा है, माना जा रहा है कि अमेरिका से उसके रिश्तों में तल्खी आ सकती है। इधर तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बीते 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों और मकानों में पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां से आए वीडियो में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिसकी वजह से शहर के कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि आने वाले कुछ घंटों में वहां और बारिश हो सकती है। उधर पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की गीदड़ भपकी का एक ऑडियो न्यूज 18 के हाथ लगा। ये ऑडियो इसी साल अप्रैल महीने का बताया जा रहा है, जिसके जरिए उसने महाराष्ट्र के एक बड़े डॉक्टर को करोड़ों की फिरौती के लिए धमकी दी थी। परेशानी हो जाएंगी, क्या काम का ऐसा पैसा। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि रिंदा फिरौती के पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए करता है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक होटल में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए आगरा भेज दिया गया। आग होटल की ऊपरी मंजिल पर लगी। आग लगने का कारण अभी प्रथमदृष्टया पता नहीं चल पाया। घटना की जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया। उधर रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत करने वालों को फांसी पर लटकाने की मांग तेज हो गई। रूस की न्यूज वेबसाइट द मॉस्को टाइम्स ने दावा किया कि इस बार ये मांग पुतिन के सबसे करीबी अधिकारी ने उठाई और कहा कि जिन लोगों ने यूक्रेन युद्ध में पुतिन के खिलाफ बगावत की, उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। पुतिन के ये करीबी हैं दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस की सुरक्षा परिषद के चेयरमैन भी हैं।
द मॉस्को टाइम्स के हवाले से बताया गया कि यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर दिमित्री मेदवेदेव ने एक अहम बैठक की। उस बैठक में उन्होंने कहा कि अगर किसी ने युद्ध के दौरान अपने देश के साथ गद्दारी की है तो उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे बिना मुकदमे के फांसी दी जानी चाहिए। असल में पश्चिमी मीडिया की तरफ से कई बार ये दावा किया जा चुका है कि पुतिन के कुछ करीबी लोगों ने उन्हें कई बार यूक्रेन युद्ध को लेकर गलत जानकारी दी, जिसकी वजह से रूस की सेना को कुछ इलाकों में पिछड़ना पड़ा। दिमित्री मेदवेदेव का इशारा भी उन्हीं लोगों की तरफ है जिन्होंने पुतिन को अंधेरे में रखा और जीते हुए कई इलाके उनके हाथ से निकल गए। इधर उत्तर प्रदेश के मऊ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिन दहाड़े एक बदमाश ने ठेकेदार को गोली मार दी, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में नजर आया, जिसमें बदमाश उसके पैर पर फायरिंग करता दिखा। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। गोली चलाते ही बदमाश और उसके साथी वहां से फरार हो गए। घटना के वीडियो में पहले तो एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश एक दुकान के अंदर दाखिल होते नजर आए, फिर उनकी कहासुनी शुरू हो गई। इसी बीच एक बदमाश ने उसे मारने के लिए सामान से भरी बाल्टी उठा ली। इसके बाद जो हुआ, सिर्फ 4 मिनट के ब्रेक के बाद, जिसमें उसके निशाने पर इराक और सऊदी अरब होंगे। दोनों ही मुल्कों में अमेरिका की फौज के भी कई कैंप हैं, इसीलिए अमेरिका की फौज भी इस अलर्ट के बाद हरकत में आ गई। पता चला है कि अमेरिका की फौज की हर यूनिट को जंग के लिए तैयार रहने को कहा गया है। माना जा रहा है कि रूस और ईरान की दोस्ती ही समीकरण बदलने की वजह नहीं है, बल्कि ईरान ये मान चुका है कि वहां हो रहे हिजाब विरोधी आंदोलन में भी इजराइल और अमेरिका का ही हाथ है। ईरान ने कई बार ये बात कही भी है। ईरान की फौज और वहां की सरकार मान चुकी है कि जब तक अमेरिका और इजराइल पर पलटवार नहीं होगा तब तक हालात काबू में नहीं आएंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान ने जंग को ही आखिरी रास्ता समझ लिया है। ऊपर से रूस और ईरान का गठजोड़ भी अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि ईरान के तेवर दुनिया को विश्व युद्ध में धकेलते दिख रहे हैं। उधर खबर है कि यूक्रेन जंग में पुतिन के आक्रामक तेवर देखते हुए नेटो ने भी जवाबी कार्रवाई के लिए कमर कस ली। रूस ने आरोप लगाया कि उसकी पश्चिमी सीमा के पास नेटो ने अपनी भारी भरकम फौज तैनात कर दी है, जो किसी भी वक्त अपने घातक हथियारों की मदद से रूस के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। मतलब ये कि दुनिया के सामने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराता दिख रहा है, क्योंकि पिछले दिनों पुतिन की सेना ने जिस तरह यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, उसके बाद से रूस और नेटो आमने सामने आते दिख रहे हैं। अब तो खुद रूस ने आरोप लगा दिया कि नेटो ने अपनी पूर्वी सीमा के पास 30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं, जिसे रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने उकसावे वाली कार्रवाई बताया। ОДКБ, СНГ и Шанхайская организация сотрудничества। असल में नेटो को यह आशंका है कि बेलारूस के रास्ते ही रूस का अगला बड़ा हमला होने वाला है, और कहा जा रहा है कि इसीलिए उसने रूस और बेलारूस की सीमा के पास अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाना तेज कर दिया, क्योंकि पुतिन के हजारों सैनिक गोला बारूद और दूसरे हथियारों के साथ पहले ही बेलारूस पहुंच चुके हैं और यूक्रेन का साथ देने वाला नेटो तो पहले दिन से ही पुतिन के निशाने पर है। इसीलिए उन्होंने पिछले दिनों नेटो को तेवर दिखाने के लिए बेलारूस में पहुंचे अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का एक वीडियो भी जारी किया था। और अब तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ये दावा भी कर चुकी है कि पुतिन ने बेलारूस में परमाणु बम से लैस हाइपरसोनिक मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। दावा है कि रूस ने वहां पहली बार अपनी सबसे खतरनाक किंजल मिसाइल तैनात की है, ताकि नेटो रूस के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। ब्रेकिंग न्यूज है ईरान से। ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि वो कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेकर रहेंगे। ये अमेरिका को सीधी धमकी है। पिछले कुछ महीनों से लगातार ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। इस बीच इतनी बड़ी धमकी अमेरिका को देना एक बहुत बड़ा संकेत है। इसे एक दिन पहले भी सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि ईरान की तरफ से बहुत बड़े हमले की तैयारी कर ली गई है, जिसका मतलब यह है कि यूक्रेन में चल रही जंग के बीच एक और संग्राम छिड़ने की जमीन तैयार हो चुकी है। यूक्रेन जंग में ईरान खुलकर रूस का साथ दे रहा है, यानी अगर ईरान ने कोई नई जंग शुरू की तो वो जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी, जिसकी सीधी धमकी इस बार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने दी है। उन्होंने अमेरिका को साफ कहा है कि कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया जाएगा। कासिम सुलेमानी की मौत का जिक्र पिछले 15 दिन में कई बार हो चुका है। केवल ईरान ही नहीं बल्कि पुतिन भी कासिम की हत्या का जिक्र कर चुके हैं। पुतिन ने कासिम सुलेमानी की हत्या को अमेरिका की तरफ से किया गया बड़ा गुनाह कहा था। कासिम सुलेमानी की हत्या डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर सीरिया में की गई थी, लेकिन उस हत्या को अब पूरे 34 महीने बीत चुके हैं। अचानक कासिम सुलेमानी के जिन का बाहर आना इत्तेफाक नहीं माना जा रहा, बल्कि माना जा रहा है कि ईरान ने जानबूझकर अमेरिका को उकसाने के लिए ये धमकी दी है। वो भी तब जब अमेरिका लगातार ईरान पर पहले से ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है। जब से यूक्रेन की जंग में ईरान के ड्रोन दिखने लगे हैं, तभी से अमेरिका ईरान पर भड़का हुआ है।
लेकिन ईरान के तेवर इतने तल्ख पहले कभी नहीं हुए थे। अमेरिका को खुलेआम इतनी बड़ी चेतावनी देने के पीछे कोई बड़ी साजिश मानी जा रही है, क्योंकि ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक ऐसे कार्यक्रम में बोली जो सीधा सीधा अमेरिका को जलील करने के लिए किया जाता है। ईरान ने 1979 में अमेरिका के दूतावास को घेरकर कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। अमेरिका के 52 नागरिकों को पूरे 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। 43 साल पहले हुए उस हमले की वजह से दुनिया भर में अमेरिका की फजीहत हुई थी। उसी हमले की जयंती मनाते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ कहा कि कासिम सुलेमानी की मौत को ईरान न भूला है और न ही कभी भूलेगा। इससे एक दिन पहले दक्षिणी ईरान की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक शाह चिराग दरगाह पर लाल झंडा दिखा था। दरगाह के गुंबद पर लहराए गए झंडे को इंतकाम की निशानी बताया जा रहा है। ऐसा ही लाल झंडा कासिम की मौत के फौरन बाद भी ईरान की एक मस्जिद पर लहराया गया था। मतलब ये कि जो हालात कासिम सुलेमानी की मौत के बाद जनवरी 2020 में बने थे, एक बार फिर लगभग वैसे ही हालात बन रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग उस वक्त तय दिखने लगी थी और अब लग रहा है कि दोनों देश जंग के मैदान में उतरने का फैसला कर चुके हैं। हालांकि इसकी जड़ में भी रूस और यूक्रेन की जंग को ही माना जा रहा है। जंग शुरू होने के कुछ महीनों बाद तक तो ईरान और अमेरिका के बीच दूरियां मिटती दिखने लगी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के कच्चे तेल पर इस बीच बहुत बड़ी खबर है अमेरिका से। अमेरिका ने सऊदी अरब को हर मुमकिन मदद करने का भरोसा दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान है कि अगर ईरान ने हमला किया तो सऊदी अरब की रक्षा करने से अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। ईरान के आक्रामक तेवर के बाद यह अमेरिका का पहला बयान है। इस बयान से साफ है कि ईरान की तरफ से मिल रही धमकियों को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और ईरान की धमकियों ने सऊदी अरब को भी बेचैन किया हुआ है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब के अलावा इराक और इजराइल पर भी बड़े हमले की योजना बनाई गई है। इसीलिए अमेरिका का रक्षा मंत्रालय इन सभी देशों के साथ मिलकर प्लानिंग में जुटा है। सीधा मतलब यह है कि ईरान ही नहीं, अमेरिका भी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे पहले सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को एक अलर्ट भेजा था। कहा गया था कि ईरान किसी भी वक्त सऊदी अरब पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका के अधिकारियों का मानना है कि ईरान की तरफ से हमला बहुत जल्द किया जा सकता है। दावा तो यहां तक है कि इस हमले में 48 घंटे या उससे भी कम का समय बाकी है। इसीलिए तैयारियां भी किसी जंग की तरह हो रही हैं। इराक और सऊदी अरब में अमेरिकी फौज पहले से तैनात है। हमले के लिए अमेरिकी फौज को केवल इशारे का इंतजार है। लेकिन इतना तय है कि तेल की वजह से अमेरिका और सऊदी अरब में बनी दूरियां अब मिटती दिख रही हैं। क्राउन प्रिंस को पुतिन से दोस्ती का अंजाम भुगतने की धमकी देने वाली बाइडेन सरकार के तेवर बदले हुए हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो सऊदी अरब की रक्षा करने से पीछे नहीं हटेगा। इधर उत्तर प्रदेश के मऊ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें दिन दहाड़े एक बदमाश ने एक ठेकेदार को गोली मार दी, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें बदमाश उसके पैर पर फायरिंग करता दिखा। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। गोली चलाते ही बदमाश और उसके साथी वहां से फरार हो गए। घटना के वीडियो में पहले तो एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश एक दुकान के अंदर दाखिल होते नजर आए। फिर उनकी कहासुनी शुरू हो गई। इसी बीच एक बदमाश ने उसे मारने के लिए सामान से भरी बाल्टी उठा ली। तभी अचानक दूसरे बदमाश ने उसे गोली मार दी। बताया गया कि पहले भी ये बदमाश इस इलाके में गोलीबारी कर चुके हैं। एक बार और पहले ये लोग आए थे। आरोप है कि गोली चलाने वाला मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार की संपत्ति भी कुर्क हो चुकी है। ऐसे मुख्तार अंसारी से जुड़े हैं। फायरिंग का आरोपी कुछ दिनों पहले ही जमानत पर जेल से छूटा है। उधर तुर्की के मनाने के बाद दुनिया को भूख से तड़पाने की कसम खाने वाले रूस ने अनाज डील पर यू टर्न ले लिया। पिछले हफ्ते क्राइमिया में हुए हमलों के बाद रूस ने जुलाई में यूक्रेन के साथ हुई डील से निकलने का ऐलान कर दिया था। तब भी तुर्की ने ही ये डील कराई थी और इस बार भी तुर्की से बात करने के बाद रूस डील से दोबारा जुड़ने पर राजी हो गया। जबकि खुद पर क्राइमिया में हमलों से भड़ककर रूस ने यूक्रेन को सबक सिखाने का मन बना लिया था और कह दिया था कि वो अनाज डील सस्पेंड कर रहा है। रूस के इस ऐलान ने पूरी दुनिया को डरा दिया था, क्योंकि डील से पहले के 5 महीनों का संकट सबके जहन में ताजा हो गया था। यूक्रेन दुनिया में अनाज का चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है और काला सागर में डेरा डाले रूस के जंगी जहाज यूक्रेन के बंदरगाहों से उसका अनाज एक्सपोर्ट ही नहीं होने दे रहे थे। उसी एक्सपोर्ट को शुरू करने के लिए रूस और यूक्रेन की डील कराई गई थी। लेकिन पिछले हफ्ते रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन ने उस अनाज डील के तहत अनाज से भरे जहाजों के लिए बनाए गए सुरक्षित कॉरिडोर के रास्ते ही उस पर हमला कर दिया। हालांकि अब रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने उससे लिखकर वादा किया है कि वो फिर जंग के लिए सेफ कॉरिडोर का इस्तेमाल नहीं करेगा। इधर दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई। राजधानी में रहने वाले लोगों के लिए प्रदूषण के साथ कोहरा डबल मुसीबत बन गया, जिससे निपटने के लिए नगर निगम की टीम ने जगह जगह पानी की बौछार की। एमसीडी के कर्मचारी कई इलाकों में पेड़ों और सड़कों पर पानी की बौछार करते दिखे। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। पानी की बौछार कर धूल से निपटने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद एयर क्वालिटी काफी खराब बनी हुई है।
जिसकी वजह से दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। सुबह 8 बजे दिल्ली का औसत AQI 408 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर कैटेगरी में आता है। इस बीच यूरोप में जिस नई जंग के छिड़ने का डर था, उसका आगाज होता दिख रहा है। सर्बिया ने अपने पड़ोसी कोसोवो के पास अपने एक सैन्य ठिकाने के ऊपर मंडराते ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। उसके राष्ट्रपति ने 2 दिन पहले ही सर्बिया की हवाई सीमा में दुश्मन के ड्रोन दिखते ही उन्हें शूट करने का ऑर्डर दिया था। और उसके अगले ही दिन सर्बिया की सेना ने एक ड्रोन का काम तमाम कर दिया। सर्बिया का कहना है कि उसके कोसोवो से लगने वाले बॉर्डर पर कई ड्रोन देखे गए हैं जो सर्बिया के सैन्य अड्डों का वीडियो बना रहे थे। उन्हें खदेड़ने के लिए सर्बिया ने अपने MiG-29 फाइटर जेट भी उनके पीछे छोड़े थे, लेकिन फिर सर्बिया ने उसकी एयर स्पेस में दुश्मन का ड्रोन दिखते ही उसे मार गिराने का फैसला ले लिया। इससे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बारे में दावा किया गया था कि सर्बिया की सेना की गाड़ियां कोसोवो से लोहा लेने के लिए उसके बॉर्डर पर जा पहुंची हैं। इधर दिल्ली के पास नोएडा में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां करोड़ों की पंचायत जमीन पर बने अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया। और इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से कई बुलडोजर भेजे गए। सबसे पहले सड़क किनारे बनी दुकान के बाहरी हिस्से को तोड़ा गया। इसके बाद उसकी छत को भी ढहा दिया गया, जिससे दुकान मलबे में तब्दील हो गई। इसी तरह सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात थे, ताकि हालात बिगड़ने पर उन पर काबू पाया जा सके। बताया गया कि वहां कई साल से अवैध तरीके से सड़क किनारे मार्केट बनाकर किराए की वसूली की जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन ने कार्रवाई कर उसे खाली कराया। जिस सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया वो करीब 400 करोड़ रुपए की बताई गई। उधर यूक्रेन की मदद करके पुतिन को चिढ़ाए बैठे अमेरिका ने सीरिया में ऐसी हरकत कर दी कि पुतिन का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। खतरा यह है कि कहीं रूस और अमेरिका दो हाथ करने पर ना उतर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पुतिन को गाली दी है। अमेरिका ने सीरिया में रूस के मिलिट्री बेस के पास अपना एक विमान इस तरह उड़ाया कि आसमान में उसके फ्लाइट पाथ ने आपत्तिजनक तस्वीर बना दी। जिसके बाद डर यह है कि जो अब तक यूक्रेन में होने से बचा हुआ है, कहीं सीरिया का गृह युद्ध वो विश्व युद्ध न भड़का दे। कहीं रूस और अमेरिका जैसी परमाणु शक्तियां सीरिया में एक दूसरे के खून की प्यासी न बन जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के एरियल रिफ्यूलिंग प्लेन KC-135 स्ट्रेटो टैंकर ने भूमध्य सागर में सीरिया के तरतूस शहर के पास उड़ान भरी। सीरिया का तरतूस शहर भूमध्य सागर के किनारे बसा है और वहां रूस की नौसेना का इकलौता अड्डा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि अमेरिकी हवाई जहाज ने जिस तरह से उड़ान भरी, उसने पुतिन की त्योरियां चढ़ा दी। अमेरिका के विमान के फ्लाइट पाथ की जब तस्वीर सामने आई तो पता चला कि अमेरिकी पायलट कभी सीधे, कभी आगे, कभी पीछे और कभी इस तरह चक्कर लगा रहा था कि उसके फ्लाइट पाथ ने बेहद आपत्तिजनक इमेज बना दी। और तो और उसी पोजीशन में वो लगभग 2 घंटों तक आसमान में बना रहा। लेकिन ये साफ नहीं है कि अमेरिका का हवाई जहाज वाकई अपने लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने के मिशन पर था या उसने खास तौर पर रूस का मजाक उड़ाने के लिए उड़ान भरी, और वो भी रूस की सेना के अड्डे के पास, ताकि सीधे सीधे पुतिन को चेतावनी दी जा सके, उन्हें चिढ़ाया जा सके कि अमेरिका यूक्रेन में तो रूस को जीतने ही नहीं देगा और सीरिया में भी उसकी नाक में दम करके रख देगा। रूस सीरिया में बशर अल असद सरकार के साथ खड़ा है, वहीं अमेरिका सीरिया से ISIS के आतंकियों के खात्मे में लगा है। इसके लिए वो सीरिया की सरकार के विरोधियों की मदद ले रहा है। यानी सीरिया में रूस और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इसी वजह से रूस सीरिया में अमेरिकी सेना की मौजूदगी का विरोध करता रहा है। लेकिन अमेरिका ने तो अपना प्लेन उड़ाकर बिल्कुल साफ साफ जता दिया कि वो पुतिन की परमाणु धमकियों से रत्ती भर नहीं डरता। वो यूक्रेन तो क्या, सीरिया में भी रूस का खेल बिगाड़ देगा। हालांकि रूस को अमेरिका के पायलट ने ललकारा, लेकिन उसकी हरकत से पूरी दुनिया डर गई है, क्योंकि यूक्रेन की वजह से पहले ही रूस और अमेरिका में जबरदस्त टेंशन है। हालांकि वहां दोनों देश सीधे सीधे नहीं भिड़े हैं, लेकिन सीरिया में ऐसा नहीं है। सीरिया का सीन बिल्कुल अलग है, क्योंकि रूस और अमेरिका सीरिया में इतने करीब ऑपरेट करते हैं कि दोनों के बीच जंग का खतरा हमेशा बना रहता है। जरा सी ऊंच नीच दोनों देशों को मरने मारने पर उतार सकती है। उस पर अगर अमेरिका रूस को उकसाएगा तो पुतिन भी खून का घूंट पीकर तो बैठे रहेंगे नहीं। इधर राजस्थान के जोधपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कार सवार ने एक गहनों के कारोबारी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद वो करीब 7 फीट दूर जा गिरा। जो वीडियो सामने आया उसमें कारोबारी अपने घर के सामने मोटरसाइकिल से उतरकर कुछ सामान निकालता दिखा। तभी अचानक पीछे से आई स्कॉर्पियो उसे टक्कर मारते हुए तेजी से आगे निकल गई। टक्कर लगने के बाद कारोबारी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। गनीमत यह रही कि इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी कारोबारी को गंभीर चोटें नहीं आई और उसकी जान बच गई। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा फरार है। बताया गया कि प्लॉट पर कब्जे के विवाद में यह हमला किया गया। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को झूठा ठहराने के साथ पागल तक बता दिया। उनका दावा है कि 8 मार्च को क्राइमिया के कर्ज ब्रिज पर हुए हमले के बाद से ही पुतिन का दिमाग खराब हो चुका है और वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को तबाह करने की ठान चुके हैं।
असल में क्राइमिया ब्रिज पर हमले के बाद रूसी फौज ने कीव पर बमों की बारिश कर दी थी। कुछ ही घंटों के अंदर रूस ने 50 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें दागकर पूरे शहर को दहला दिया था। उस वक्त यूक्रेन ने यह आरोप लगाया था कि रूस ने रिहायशी इलाकों पर भी बम गिराए थे, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इस हमले से पहले पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि जंग रोकने के लिए यूक्रेन और रूस में बातचीत हो सकती है, लेकिन कीव पर रूसी हमले से सब कुछ बिगड़ गया। How we can speak if they attacked us by 54 rockets. वहीं ज़ेलेंस्की का कहना है कि पुतिन सिर्फ झूठ बोलते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं होता। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने पुतिन को दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बता दिया। इस बीच जीत के बाद पार्टी छोड़ने वाले विधायकों से परेशान कांग्रेस ने गुजरात में उम्मीदवारों के चुनाव में नया फॉर्मूला निकाला। कांग्रेस टिकट देने से पहले ऐसे नेताओं की आर्थिक स्थिति की पड़ताल करवा रही है, ताकि विधायक बनने के बाद ईडी या इनकम टैक्स के फंदे में फंसकर वो पाला बदलने को मजबूर न हो जाएं। सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं, उनकी पत्नी, बच्चों की आर्थिक स्थिति, कारोबार और कमाई की भी जांच करवाई जा रही है। उम्मीदवारों के रिकॉर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद ही कांग्रेस गुजरात में टिकट देगी। उधर सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के एक बड़े आतंकी प्लान का पर्दाफाश कर दिया। जांच एजेंसियों का दावा है कि पिछले 6 महीने में 20 नए आतंकी संगठन बनाए गए हैं, जो पहले से मौजूद 3 आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं। ये 20 आतंकी संगठन हमले के लिए चुपचाप साजिश रचने में जुटे हैं। इन्हें जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा ने बनाया है। इनमें ज्यादातर आतंकी पाकिस्तान से आए हैं। दावा है कि इनको सुरक्षा बल पर हमले का जिम्मा सौंपा गया है। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने दुबई से आए 3 यात्रियों से 5 लाख अमेरिकी डॉलर जब्त कर लिए, जो भारतीय रुपयों में लगभग 4 करोड़ है, जिन्हें साड़ी और जूतों में छिपाकर लाया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक मुंबई एयर इंटेलिजेंस यूनिट को खुफिया जानकारी मिली थी। इसी आधार पर कस्टम्स विभाग ने 3 यात्रियों की तलाशी ली और उन्हें हिरासत में ले लिया। इस बीच खबर है कि यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस की फौज ने एक बड़ा हमला किया। इस हमले में पावर प्लांट की बिजली सप्लाई काटे जाने की खबर है। मतलब यह कि यूक्रेन की पावर ग्रिड से इस पावर प्लांट को पूरी तरह काट दिया गया। यानी अब ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट तक बाहर से बिजली पहुंचनी बंद हो चुकी है। इस तरह के हालात यूक्रेन को पहले से डरा रहे हैं। पहले से यूक्रेन पावर सप्लाई रोके जाने की आशंका जता चुका है। अगर ज़ापोरिज़िया पावर प्लांट से रेडिएशन शुरू हुई तो बहुत बड़ी तबाही होगी। सर्वनाश के लिए फिर किसी परमाणु बम की जरूरत नहीं होगी। ऐसी रेडिएशन फैल सकती है जिसकी चपेट में यूक्रेन ही नहीं, आसपास के कुछ और देश भी आ सकते हैं। ठीक 4 दिन पहले ज़ेलेंस्की ने ऐसी आशंका जताई थी। उन्होंने दावा किया था कि पुतिन की कोशिश ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह करने की है, ताकि बम गिराए बिना ही परमाणु हमला किया जा सके। और उसके बाद फौरन बाद ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को पावर ग्रिड से काटे जाना हैरान करने वाला है। लंबे समय से इस पावर प्लांट पर रूस की फौज का कब्जा है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में खैरसोन में जंग तेज हुई। यूक्रेन की फौज का दावा है कि खैरसोन पर वो फिर से कब्जा करने के बेहद करीब है। इसीलिए दावा किया गया था कि अगर रूस की फौज की मुट्ठी से खैरसोन फिसला तो वो बड़ी चाल चलेंगे। यही ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस की फौज के हमले का शिकार हो सकता है। मतलब ये कि अगर खैरसोन को छोड़ना पड़ा तो पुतिन प्लांट को उड़ा देंगे। यूक्रेन का दावा है कि अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास केवल 15 दिन तक बिजली बनाने का इंतजाम है। अगर 15 दिन में बिजली की सप्लाई का इंतजाम नहीं हुआ तो प्लांट से रेडिएशन निकलने का खतरा होगा। किसी भी पल प्लांट से रेडिएशन निकलनी शुरू हो जाएगी। यानी न्यूक्लियर रेडिएशन का टाइम बम एक्टिवेट हो चुका है, जिसमें 15 दिन का वक्त सेट हुआ है। इन 15 दिनों में अगर पुतिन का दिल नहीं पिघला तो यूक्रेन तो तबाह होगा ही, ये जंग विश्व युद्ध में भी बदल जाएगी। इधर ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ा सभी डेटा गृह मंत्री के हवाले कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो तिहाड़ जेल में बंद है और आरोप है कि जेल में सत्येंद्र जैन अधिकारियों की मिलीभगत से सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। ईडी की रिपोर्ट देखने के बाद गृह मंत्रालय इस मामले में जांच के आदेश दे सकता है। उधर बिहार के मुंगेर में हत्या के विरोध में गांव वालों ने सड़क पर हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से वहां जैम लग गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई और लोगों को समझाकर रास्ता खाली करवाया। आरोप है कि कुछ लोगों ने एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। इस मामले में 11 लोगों पर केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस बीच शेयर बाजार में कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई। लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ जब बाजार पर दबाव दिखा, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 70 अंकों की गिरावट के साथ 60,836 पर रहा, वहीं निफ्टी 30 अंक गिरकर 18,052 पर बंद हुआ। उधर चीन ने पाकिस्तान को हुक्म दिया कि वो CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम तेज करे। यही नहीं, खबर है कि चीन और पाकिस्तान ने इस कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाने की प्लानिंग की और दलील दी कि इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि चीन को पता है कि पाकिस्तान चाहेगा तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अफगानिस्तान तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा।
पाकिस्तान तो वैसे ही उसके एहसानों तले दबा है और चीन जो चाहता है, जैसे चाहता है वैसे करता है। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार चीन पहुंचे शहबाज शरीफ से शी जिनपिंग ने खुलकर CPEC पर बात की और खबर है कि इसी दौरान दोनों नेताओं ने चीन और पाकिस्तान के इस कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाने की प्लानिंग कर डाली। CPEC $60 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसका भारत विरोध करता है क्योंकि इसके तहत बनने वाली सड़क POK से गुजरती है। और अब तो चीन इसे अफगानिस्तान तक ले जाने की कोशिश में है, जो टेंशन बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि शहबाज शरीफ चीन की चाहत पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां की सत्ता में बैठे तालिबान से पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोरबी हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की। 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में हुए हादसे में 135 लोगों की जान गई थी, जिस पर दुख जताते हुए ममता बनर्जी ने इसकी जांच करवाए जाने की वकालत की। उन्होंने मोरबी हादसे के लिए गुजरात सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लापरवाही बरते जाने का भी आरोप लगाया। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में हाईवे पर खड़े ट्रक को बस ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। बस में करीब 30 लोग सवार थे। बताया गया कि ट्रक सड़क किनारे खड़ा था, तभी पीछे से बस ने टक्कर मार दी। 9 मरीज एडमिट हैं, जिसमें से 2 सीरियस हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस बीच दिल्ली में केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में नए मंत्री राजकुमार आनंद शामिल हो गए। उन्हें उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली सचिवालय पहुंचकर अपना पदभार संभाला। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और जिम्मेदारियां पूरी करने की। राजकुमार आनंद ने पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की जगह ली। उन्हें शपथ दिलाने वाले वीडियो पर हुए विवाद के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। उधर खबर है कि अमेरिका ने फिनलैंड को मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम समेत दूसरे कई हथियार बेचने की डील पर मोहर लगा दी। फिनलैंड को नेटो की सदस्यता चाहिए, जिसके लिए वो आवेदन भी कर चुका है और इसी वजह से वो पुतिन का गुस्सा भी झेल रहा है। पुतिन की धमकियों के बाद हर वक्त उसे यही डर है कि कहीं यूक्रेन की तरह उस पर भी हमला ना हो जाए। माना जा रहा है कि इसीलिए उसने अमेरिका से ऐसे हथियार खरीदने की डील की जो हमले के दौरान उसे बचा सकें। इसके लिए फिनलैंड ने अमेरिका से वैसे ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम की डील की जैसे उसने यूक्रेन भेजे थे, क्योंकि फिनलैंड ये देख चुका है कि अमेरिका का ये हथियार किस तरह दुश्मन पर कहर ढा सकता है। उससे बरसे रॉकेट पल भर में निशाने को तबाह कर देते हैं और इसीलिए फिनलैंड ने अमेरिका के साथ $535 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 4,300 करोड़ से ज्यादा की डील की। इस सौदे में अमेरिका से फिनलैंड को मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम और दूसरे उपकरण मिलेंगे। और खबर है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यह हथियार फिनलैंड भेजने के लिए हामी भी भर दी है। माना जा रहा है कि इस खबर के आने के बाद फिनलैंड ने राहत की सांस ली होगी, जो कि यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस की सेना से घबराया हुआ है। और इसीलिए वो रूस से बचने के लिए हथियार लेने के अलावा कई और तैयारियों में भी जुटा हुआ है। दावा है कि फिनलैंड ने तो रूस से लगने वाली सीमा पर दीवार बनाने पर काम भी शुरू कर दिया है। फिनलैंड और रूस का बॉर्डर करीब 1300 किलोमीटर लंबा है और उसे डर है कि इसका इस्तेमाल करके रूस की फौज उसके देश में घुसेगी और फिर कत्लेआम मचा देगी। फिनलैंड के डर की वजह भी साफ है। उसने नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन तो कर दिया है, लेकिन उसे सदस्यता अब तक मिली नहीं है। यानी अगर यूक्रेन की तरह रूस ने फिनलैंड पर हमला किया तो अपनी सुरक्षा उसे खुद ही करनी होगी। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर जोरदार हमले का एक वीडियो जारी किया। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना के हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए, क्योंकि रूस ने इस हमले में कई मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया और उनसे एक के बाद एक इतने रॉकेट दागे कि आसपास का इलाका धमाकों से गूंजने लगा। रूस की सेना ने यूक्रेन की फौज पर सिर्फ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ही हमले नहीं बोले, बल्कि उसके जवानों ने मशीन गनों की मदद से भी यूक्रेन पर भीषण वार किया। इसके साथ ही रूस ने कई दूसरे रॉकेट लॉन्चर भी हमले के लिए उतार दिए। उनसे भी रूसी सैनिकों ने कई रॉकेट यूक्रेन की सेना के ऊपर दागे। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना के इस हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा। उसने यूक्रेन के कई हथियार और उपकरणों को ध्वस्त करने का दावा किया। इधर गुजरात और हिमाचल चुनाव से पहले 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। इनके नतीजे 6 नवंबर यानी रविवार को आएंगे। और इस उपचुनाव में बिहार की 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज में भी वोट डाले गए, जबकि यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और हरियाणा की एक सीट पर वोटिंग हुई। सिर्फ महाराष्ट्र को छोड़कर विधानसभा की सभी सीटों पर बीजेपी का स्थानीय पार्टियों से सीधा मुकाबला है। उधर श्रीलंका के कोलंबो में प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग को लेकर लोगों ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। बताया गया कि आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 2 नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
जिससे गुस्साए लोग बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पेक्टिंग द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ पीपल। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात रहे, जिससे प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इस बीच उत्तर प्रदेश के हाथरस में ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक आदमी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखचे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर ग्रीस के बाद तुर्की की अपने दूसरे पड़ोसी मिस्र से ठन गई है। वैसे तो करीब 1 दशक से तुर्की और मिस्र के बीच तनाव चल रहा है, लेकिन अब दोनों में बातचीत चल रही थी। पर पिछले महीने तुर्की और मिस्र के पड़ोसी लीबिया के बीच हुई एक एनर्जी डील ने तुर्की और मिस्र के बीच लगी आग को और सुलगा दिया। और अब डील करने वाला तुर्की ही मिस्र को आंखें दिखाने में लगा है। उसके तेवर बेहद तीखे नजर आ रहे हैं। तुर्की ने तो साफ कह दिया कि ताली 2 हाथ से बजती है और मिस्र के साथ बातचीत के धीमे होने की वजह वो ही है। 2013 के बाद से तुर्की और मिस्र के बीच रिश्ते खराब हैं। तुर्की अब्दुल फत्ताह अल-सीसी को मिस्र का राष्ट्रपति नहीं मानता। पिछले साल दोनों के बीच मसले का हल निकालने के लिए आधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू हुई, लेकिन तुर्की लीबिया एनर्जी डील के बाद तुर्की और मिस्र के बीच बातचीत बनते बनते बिगड़ती दिख रही है। मिस्र का मानना है कि तुर्की ने लीबिया के प्रधानमंत्री के साथ आखिर डील क्यों की, क्योंकि लीबिया की संसद अपना नया नेता चुन चुकी है। ऐसे में मिस्र ये मानता है कि लीबिया के मौजूदा प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म हो चुका है। लेकिन तुर्की लीबिया की सरकार से करीबी बढ़ाने में लगा है। यही बात मिस्र को खटक गई, लेकिन तुर्की उसे ही कसूरवार ठहरा रहा है। इस बीच अमेरिका से जंग की तैयारी में लगे चीन ने दावा किया कि उसके Z-20 हेलीकॉप्टर ने अमेरिका के दमदार मल्टी रोल ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी पछाड़ दिया है। चीन का कहना है कि उसके बनाए Z-20 हेलीकॉप्टर में ऐसे ऐसे एडवांस फीचर्स हैं जो अमेरिका के चॉपर में भी नहीं है। यानी जंग के मैदान में अमेरिका को चित करने के लिए चीन एक से बढ़कर एक हथियार बनाने का दम भर रहा है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका का ब्लैक हॉक और चीन का Z-20 काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि दूसरे देशों के हथियारों की नकल करने वाले चीन का Z-20 हेलीकॉप्टर भी अमेरिका के ब्लैक हॉक से दमदार नहीं बल्कि उसकी नकल ही है। चीन के पास S-70C2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं भी और वो उन्हें कई मौकों पर इस्तेमाल कर चुका है। 1986 में चीन ने आधिकारिक तौर पर पहली बार उनसे काम लिया था। 2013 में भी चीन ने अमेरिका से खरीदे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की मदद ली थी। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का पक्का मानना है कि चीन ने उन्हीं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को स्टडी करके उनकी तकनीक समझ ली और फिर अपना Z-20 हेलीकॉप्टर बना डाला। इधर त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले में जमकर बवाल हुआ, जहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। क्योंकि झड़प के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ होने लगी। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी भी शुरू हो गई, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं। मारपीट के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता अगरतला हाईवे पर धरना देने बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। बताया गया कि झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई, लिहाजा तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वेतन न मिलने से नाराज रूसी सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया। बताया गया कि जंग लड़ रहे जवानों को पुतिन समय पर वेतन ही नहीं दे पा रहे हैं और दावा है कि इसी वजह से रूसी सैनिकों ने अपनी ही सेना से बगावत करने की ठान ली, क्योंकि जिस तरह से भीषण जंग चल रही है उसमें कभी भी उनकी जान जा सकती है। रूसी सैनिकों का आरोप है कि वो जान जोखिम में डालकर जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें समय से पैसे ही नहीं मिल रहे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन के कई सैनिक वेतन न मिलने से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपने कमांडर का आदेश मानने से इनकार कर दिया। बताया गया कि वो किसी भी हाल में बिना वेतन के जंग में उतरने को तैयार नहीं हुए। खबर है कि पुतिन के कुछ सैनिकों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद रूसी सेना के अधिकारी उन्हें मनाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन बताया गया कि रूस के जवानों ने बिना पैसे के जंग लड़ने से इनकार कर दिया। इस बीच ब्राजील में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जायर बोल्सोनारो की हार के बाद गुस्साए उनके समर्थकों ने जमकर बवाल कर दिया। आरोप है कि चुनाव हारने के बाद भी बोल्सोनारो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका दावा है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। यही वजह है कि उनके समर्थक सड़कों पर उतरकर जोरदार हंगामा करते दिखाई दिए। बोल्सोनारो के हजारों समर्थकों ने ब्राजील के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। सामने आए वीडियो में वहां की सड़कों पर चारों तरफ उनका ही कब्जा दिखाई दिया। कुछ जगहों पर तो उनका प्रदर्शन काफी उग्र रहा। पुलिस वाले उन पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में सड़कों को भी बंद कर दिया, जिसके बाद वहाँ लंबा जाम लग गया। बोल्सोनारो के समर्थक चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सेना के दखल की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जायर बोल्सोनारो को 49%, जबकि उन्हें हराने वाले लूला दे सिल्वा को करीब 51% वोट मिले थे। लेकिन आरोप है कि बोल्सोनारो अपनी हार नहीं मान रहे।
इधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एक वीडियो सामने आया जिसमें बीजेपी सांसद सीपी जोशी नारकोटिक्स विभाग के एक कर्मचारी को थप्पड़ मारते दिखे। उसके खिलाफ अफीम की खेती करने वाले किसानों ने शिकायत की और घूस लेने का आरोप लगाया। किसानों की शिकायत पर सीपी जोशी नारकोटिक्स विभाग पहुंचे। दावा है कि बातचीत में आरोपी कर्मचारी ने रिश्वत की बात कबूल ली, जिसके बाद उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। इधर दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 30 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने पकड़ लिया और उन सभी को डिटेंशन सेंटर भेज दिया। बताया गया कि ये लोग वीजा के बिना रह रहे थे। जिसकी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस ने द्वारका में तलाशी अभियान चलाया और विदेशी नागरिकों को पकड़ लिया। पकड़े गए लोगों को जल्द ही उनके देश भेजा जाएगा। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के जवानों पर ड्रोन से बमों की बारिश करते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के जिन सैनिकों को ड्रोन से निशाना बनाया गया वो एक इलाके पर हमले की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाते यूक्रेन की सेना ने उन्हें निशाना बना लिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें रूस के जवान झाड़ियों में बने ठिकानों के अंदर छिपे दिखाई दिए। वो इस बात से बेखबर थे कि दुश्मन उन पर आसमान से नजर बनाए हुए है और जैसे ही रूस के सैनिकों ने हलचल की, यूक्रेन की फौज ने उन पर ड्रोन से हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान रूस के जवानों ने बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने दोबारा ड्रोन से बम गिरा दिया। यह हमला इतना ताकतवर था कि कई सैनिक उसकी चपेट में आ गए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले में रूस की सेना का ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया और वहां मौजूद कई सैनिकों की मौत हो गई। इधर बिहार के किशनगंज में एसएसबी ने एक महिला को अवैध तरीके से बॉर्डर पार करते हुए गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि महिला पाकिस्तान की रहने वाली है, इसलिए उसे पकड़ने के बाद एसएसबी ने पुलिस के हवाले कर दिया। महिला से आगे की पूछताछ में अब पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां जुट गईं। उधर खबर है कि उत्तर कोरिया के बार मिसाइल टेस्ट के बाद दक्षिण कोरिया ने भी उसकी सीमा के पास समंदर में मिसाइल दाग दी। उसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया जिसमें मिसाइल बीच समंदर में गिरने के बाद फटती दिखाई दी। सामने आए वीडियो में दक्षिण कोरिया का एक लड़ाकू विमान मिसाइल दागने के लिए उड़ान भरता नजर आया और जैसे ही वो आसमान में पहुंचा उसने तय टारगेट पर मिसाइल गिरा दी। मिसाइल के समंदर में गिरने के बाद एक पल को ऐसा लगा मानो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद वहां तेज धमाका होता दिखाई दिया। बताया गया कि ऐसा पहली बार है जब किम जोंग उन को जवाब देने के लिए दक्षिण कोरिया ने उनकी सीमा के पास मिसाइल दागकर वीडियो जारी किया हो। दक्षिण कोरिया ये दावा करता आया है कि उत्तर कोरिया लगातार कई तरह की मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। खबर है कि इसीलिए अब उसने भी किम की भाषा में ही उन्हें जवाब देने की ठान ली है। इस बीच पाकिस्तान में इमरान खान पर हुए हमले से गुस्साए उनके समर्थकों ने पेशावर में सेना के एक टैंक में जमकर तोड़फोड़ कर दी। इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें लोगों की भीड़ सेना के टैंक को घेर कर खड़ी दिखाई दी। इस दौरान एक आदमी टैंक पर चढ़कर उसे पैरों से मारता नजर आया, जबकि लोगों की भीड़ वहां हंगामा करती रही। दावा किया गया कि भीड़ के हमले की वजह से टैंक को भारी नुकसान पहुंचा। यह भी बताया जा रहा है कि इमरान खान पर हमले के बाद से पाकिस्तान के कई शहरों में उनके समर्थक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा भी क्या सस्ता होना, ऐसा भी क्या सस्ता होना, सबसे ही वाबस्ता होना। सौवात की एक बात कही दीप ने, मंजिल होना काम बड़ा है या कि बोलो रास्ता होना। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा सौवात की एक बात का।